कल हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ का प्रूफ भी दे दिया था हमने, ठीक है। फिर हमने उस पर पता पूरा का पूरा समझा था कि जो रॉड होती है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वो रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करती है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर एक नॉर्मल बैटरी की बात करें जो घर में यूज करते हैं, उस पर चार्ज को सेल के अंदर चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव एंड पे कौन लेके जाता था, तो आंसर था केमिकल एनर्जी, जो अमोनियम क्लोराइड, जिंक, ये सब होता था नॉर्मल नॉर्मल सेल में। लेकिन अगर हम अपने रॉड की बात करें, जिस रॉड को हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें कौन लेके जाता था चार्ज को, ठीक है। तो उसमें वो केमिकल एनर्जी के बदले कौन था, तो उसमें एक्सटर्नल एनर्जी थी। वह एक्सटर्नल एनर्जी हम भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि रॉड को मूव करवाता है। फिर हमने क्या देखा था कि अगर हम मान लो एक फ्रिक्शनलेस रेल लेते हैं, वहां पे एक रॉड को मूव करवाते हैं और वहां पे हमने पूरा रेजिस्टेंस लगा दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो जैसे हम उस रॉड को मूव करवाते थे वहां पे ऐसे करके, ये रॉड अपने आप क्या होती, स्लो होती चली जाती है। भले यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो भी स्लो होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वो मैग्नेटिक फोर्स किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लगता है। उसकी वजह से ये स्लो होती चली जाती है, इसकी स्पीड कम होती चली जाती है और एक समय आकर के रुक जाएगी। तो अगर हमारा यहाँ पे रेजिस्टर जैसे कोई मान लो कि बल्ब है तो ग्लो करना बंद कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि लगातार मूव करता रहे तो हमको इसके ऊपर बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर्स ILV हो जाएगा। और वो फोर्स अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v देता रहेगा तो ये बल्ब जलता रहेगा। मतलब हम बाहर से मूव करवाते रहेंगे, बाहर से एनर्जी देते रहेंगे, तब तक बल्ब जलता रहेगा। जहां हमने बाहर एनर्जी देना बंद कर दिया, ये रॉड ऑटोमेटिकली स्लो होने लग जाएगा और बल्ब फिर जलना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये जो रॉड होती है, इट बिहेव्स लाइक ए सेल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई पहली सिचुएशन नहीं देख रहे हम लोग, बहुत सारी सिचुएशन देख चुके हैं। जैसे पंखा एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि करता क्या है, एक हम पंखे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, और पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। हमारे गाड़ी का इंजन है, उसको हम केमिकल एनर्जी देते हैं पेट्रोल के फॉर्म में, वो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इन द सेम वे ये रॉड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग देते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। वो मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम जैसे उसको एनर्जी देंगे, ठीक है, वो मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, किसी और फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है। जैसे हम उसको वो एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो उसको किस पे कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिंपल सी सेटअप होता है रॉड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारी मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। या हम या कह सकते हैं मस्कुलर से बेटर मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि उसके पास रॉड के पास वेलोसिटी थी ना, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मस्कुलर बोलो या कोई भी फॉर्मेट की एनर्जी बोल दो चलेगा उसको, एक
सॉरी, हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जो एयर का जो है ना, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्पेस में ऐसा होता है, ये मान लो नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं, कहीं से भी हो सकता है देखने वाला, ये मान लो नॉर्थ, ये साउथ है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एक इधर हो गया, एक ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बात हमको बोली गई है मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म में लिखा हुआ है ये सब टॉपिक, ठीक है। हमको बस इस पे इतना याद रखना है कि अर्थ है मैग्नेटिक फील्ड, एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात हमको याद रखनी है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हम दिखाते हैं बी, बी से, और हॉरिजॉन्टल को हम दिखाते हैं बी एच। ये फील्ड जो होता है ना ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, और फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है, अराउंड 10⁻⁵ टेस्ला होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें ना, इस फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट करें अगर, तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर पे, ऐसे हमने दिखा दिया बी एच, और ये हमारा हो गया बी बी। अब अगर मान लो जब प्लेन उड़ता है, ठीक है, तो ये प्लेन मान लो स्पेस में ऐसे उड़ा, ये इसके विंग्स है, ठीक है, ये इसके विंग्स है ऐसा, ठीक है, एक विंग इधर है, एक विंग इधर है, ठीक है, प्लेन ऐसे उड़ रहा है। अब यहाँ पे जैसे उड़ेगा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का वर्टिकल है ऐसा, और हॉरिजॉन्टल भी है, दो डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है। तो एक ही फील्ड के हमने दो हिस्से बना दिए। अब अगर हमने यहाँ पे दो हिस्से बना दिए, जैसे मान लो ये अगर ऐसा है, ये एक फील्ड का हिस्सा ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसे आता है, इसको कट करेगा, ठीक है, जैसे कट करेगा, जैसे ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है प्लेन, ये कट किया इसको, जैसे कट किया देखो, ये लेंथ है, वेलोसिटी इधर है परपेंडिकुलर, और ये हमारा फील्ड कैसा है, इसके परपेंडिकुलर कट करेगा फील्ड को, तो इसके अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज डेवलप हो जाता है, दैट इज वी वी एल। हालांकि प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेंथ भी उसके विंग का काफी बड़ा होता है, काफी लंबे लंबे विंग्स होते हैं उसके, ठीक है। लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, 10⁻⁵ टेस्ला होती है। तो इसमें जो फील्ड जो ईएमएफ डेवलप होता है ना, वो लगभग 1 वोल्ट से भी कम होता है, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, लेकिन होता है डेवलप, ठीक है। अच्छा, अब सोचो अगर ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है, अब ये मान लो मेरा नॉर्थ से साउथ, अगर ये ईस्ट और वेस्ट है, अगर तो ये नॉर्थ साउथ अगर हो गया, तो ऐसा ईस्ट वेस्ट हो गया। अगर ये ऐसे जाता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, एक वर्टिकल हो गया, ठीक है, इसको भी कट करेगा, अभी भी कट करेगा। तो चाहे प्लेन नॉर्थ से साउथ उड़े या प्लेन ईस्ट से वेस्ट जाए, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, और उसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। जब ये प्लेन उड़ता है ना, तो इसको मतलब खाली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से होता है, वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब होता है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें ना, एक एक मिनट, यहाँ बच्चों, हाँ, सुनो, अब मैं क्या बता रहा था कि ये जो ये जो ये जो है ना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर जैसे मान लो ये प्लेन अगर ऐसे उड़ा है ना, ठीक है, ये प्लेन अगर ऐसे उड़ा है, ठीक है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड अगर ऐसा है ना,
तो ये इसको अगर हॉरिजॉन्टल है ना अगर, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसा है, ठीक है, और प्लेन ऐसे जा रहा है, तो इसको नहीं कट करेगा वो। देखो इसको इससे मैं ग्रेस कर रहा हूँ, इसको कट नहीं कर सकता वो, ठीक है, इसको कट करेगा। याद रखना बुक में लिखा हुआ है क्लियरली दैट व्हेन अ प्लेन फ्लाइज, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कट करता है वो, तो आंसर है वो कट करता है वर्टिकल फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात है, जब मान लो प्लेन लैंड करता है तब क्या होती है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके इसमें ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसके दो पार्ट में दिया गया है, तो मेन जिसको ये समझ में आ गया ना प्लेन वाला, उसको बाकी सब समझ में आ जाएगा। लिख देता हूँ, व्हेन अ प्लेन फ्लाइज in north south direction or east west direction, it cuts the vertical component of earth's magnetic field, due to which PD is developed across the wings। अच्छा, अब सिचुएशन आती है, चलो प्लेन उड़ रहा है तो कैसे भी उड़े डेवलप होगा, ठीक है। अगर ये प्लेन लैंड करता है, ठीक है, अब जैसे मान लो ये एरोप्लेन नीचे लैंड कर रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, जैसे ये लैंड करेगा, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकली अगर नीचे अगर आ रहा है लेट्स से, तो ये वर्टिकल फील्ड के पैरेलल जा रहा है, वर्टिकल फील्ड के पैरेलल जा रहा है, तो वर्टिकल फील्ड अब कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे वर्टिकल फील्ड इफेक्टिव है, लेकिन लैंडिंग के टाइम में वर्टिकल फील्ड इफेक्टिव नहीं है। अगर मान लो नॉर्थ साउथ ऐसा है, अब हॉरिजॉन्टल को देखो, लैंडिंग में वर्टिकल फील्ड का कोई काम नहीं। अगर ये फील्ड अगर ये ऐसे लैंड करा, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट, ठीक है। अब अगर ये मान लो लैंड करेगा तो हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये ऐसे लैंड किया अगर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, देखो ये कैसा प्लेन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे लैंड किया, तो ये जो फील्ड जो होगा ना, जो नॉर्थ से साउथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको कट किया। सोचो थोड़ा आग बदल के सोचो इसको, ऐसे फील्ड लाइन ये ऐसे लैंड कर रहा है, प्लेन कैसा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे लैंड कर रहा है, ठीक है। ये फील्ड हमारा कैसा ऐसा है, ऐसे लैंड कर रहा है, कट किया। कब कट करेगा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, जब प्लेन कैसा होगा, जब प्लेन होगा हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हमारा प्लेन का विंग है, नॉर्थ साउथ में देखो ये ऐसा है, ये ऐसे जाएगा ना, कट नहीं करेगा, तो उसके ऐसे जाता चला जाएगा ना, कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे फील्ड ऐसे है, उसकी अलोंग जा रहा है ना, ठीक है। ऐसा होगा तो कट करेगा, देखो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होगा, मान लो ऐसे कोई सब्जी पड़ी हुई है, तुम्हारा चाकू ऐसे चल रहा है, उसको ग्रेज करते हुए निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा चाकू अगर ऐसे, तो उसको काट के निकलेगा ना, ठीक है। इसलिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी समझने वाली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन and when a plane lands with wings in east-west direction, then it cuts horizontal component of Earth's magnetic field. Okay? Due to which EMF या potential difference is developed across Earth.
ठीक है, फुल स्टॉप। इफ विंड पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नो पीडी इज डेवलप्ड। तुम्हारे बुक में यहाँ पे जैसे प्लेन के लिए ये मेटल रॉड के लिए दिया गया है, ये आर्मी के लिए दिया गया है, ये ट्रेन के लिए दिया गया है, ठीक है। तुम सबको पढ़ के समझ सकते हो, मेन तुमको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ट्रेन अगर जा रही है, ट्रेन कैसा एक्सल होगा, ठीक है। अर्थ का फील्ड कैसा होगा, अर्थ का फील्ड के दो हिस्से हो जाएंगे, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मान लो ट्रेन अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो कट करेगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, और क्या होगा वहां पे उस ट्रेन के रेल के क्रॉस क्या होता है, ईएमएफ डेवलप होता है। और ये पता है एक अच्छा टेक्निक भी होता है, जैसे कि मान लो कहीं पे रेलवे फाटक है, देखा होगा बहुत जगह शहर में क्या होता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, रेलवे फाटक होते हैं, ठीक है। तो रेलवे फाटक क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं जब ट्रेन 2 किलोमीटर दूर है, तो उसको फाटक को बंद कर दिया जाता है। कैसे बंद होती है, मान लो 2 किलोमीटर दूर ट्रेन पहुंच गई है, उसके दो एंड के क्रॉस क्या वायर लगा निकाल देगा, ठीक है। और वायर निकाल देगा, वहां पे एक एम्पलीफायर लगा देगा जो कि करंट को बढ़ाएगा, और वो जैसे वहां से क्रॉस करेगी, उसके दो एंड के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो वोल्टेज वहां पे वायर रखते हैं वो लोग, ठीक है, और उस वोल्टेज को एक सर्किट कंप्यूटर के उससे करंट बना करके वहां पे बल्ब को ग्लो करवा देते हैं। वहां पे सिग्नल मिल जाता है कि ये ट्रेन जो है यहाँ पे क्रॉस कर गई है, वहाँ पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम सेंसर वेंसर लगा देगा, क्योंकि सीधे वहां के फाटक को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये एक अच्छा टेक्निक हो गया जिससे कि हम कंट्रोल को ह्यूमन एफर्ट चाहिए नहीं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया, ऐसे ऐसी जाएगी ट्रेन तो भी कट करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और अगर वो मान लो ऐसे जाती है तो भी वो कट करेगा अर्थ के वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को, और हॉरिजॉन्टल को तो कट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसके अलोंग ही रहेगा ना। हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर होगा, और क्या कहते हैं वेलोसिटी भी इधर होगी, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। मैंने बोला था कोई भी अगर दो चीज अगर पैरेलल अगर हो जाती है तो वो नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगा वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन वर्टिकल के तो परपेंडिकुलर होगा, वो तो कट करेगा वहां पे। इसलिए जब ट्रेन मूव करती है तो उसके रेल के अक्रॉस में एक्सेल के अक्रॉस में ईएमएफ डेवलप होता है बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। हमने रॉड का एग्जांपल है, रॉड को फेंका गया है, क्या उसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। हम तो देखेंगे भाई रॉड को फेंका गया है, दैट इज लाइक लैंडिंग ऑफ प्लेन, अगर ईस्ट वेस्ट में तो होगा, नॉर्थ साउथ में तो नहीं होगा। रॉड को अगर हम ऐसे चला रहे हैं तो क्या ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग ऑफ प्लेन, हमेशा होगा, ठीक है। देखिए हमको ये इतना सा समझ जाओ, बाकी तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। देखो मान लो हमारे पास एक ऐसे करके अभी हमने क्या सीख के रखा था कि अगर हमने कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है कोई किसी कॉइल में, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ डेवलप करता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ऐसे मान लो कि हमारे पास कोई कॉइल अगर, अब देखो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होगा, ये हमको पता है, बिल्कुल वही लेंस लॉ वाली कहानी यहाँ पर भी है। कॉइल है, हमने यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाया, ये करंट बनाएगा इन सच्चे वे कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाएगा, ठीक है। अगर हम दूर लेके जाते हैं तो दूर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, करंट ऐसा बनाएगा, ऐसा पोल बनेगा कि इसको अपनी तरफ खींचे। मतलब अगर हम इसको अगर हम मैग्नेट को पास लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो धक्का लेकर के दूर भेजेगा। अगर हम दूर लेकर के जाते हैं, धक्का लेकर के अंदर खींचेगा, ठीक है। तो हमेशा उसकी डायरेक्शन मोशन को अपोज करेगा। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल जो है इसमें हमने क्या किया, करंट को भेजा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट, हमने यहाँ पे करंट को बढ़ाया, ठीक है। करंट प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे इंक्रीज करती है, जब बैटरी लगाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं उसको, वैसे करंट अगर मान लो फुल करंट 10 एम्पियर फ्लो कर सकती है इस वायर में, इस बैटरी की वजह से 0 1 2 3,
तो करंट उससे क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ये प्रैक्टिकल, जैसे हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, सर्किट को स्विच को स्विच ऑन करते हैं, वैसे जो करंट बनती है वो इंक्रीजिंग करंट होती है, ठीक है। ये करंट ऐसे बही यहाँ पे, करंट ऐसे, ठीक है। अब मान लो इफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियस ही बात है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, म्यू नॉट एन होता है ना फॉर्मूला। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। तो इफ आई इज इंक्रीजिंग, बी इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड। अगर बी इंक्रीज करेगा तो फाई इज इंक्रीजिंग। फाई मतलब क्या हो गया, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हो जाता है फील्ड इनटू एरिया हो जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अब जैसे इस पे फ्लक्स इंक्रीज होगा ना, ये कॉइल अपने अंदर ही करंट बनाती है। ये कॉइल क्या करेगा, अपने अंदर ही करंट बनाएगा, ताकि ये जो ओरिजिनल करंट है इसको अपोज कर सके। तो अगर ये अपने अंदर ही करंट बनाएगा तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये आई हो जाएगा, ठीक है। ये आई डैश नाम देता हूँ। ये करंट कौन बना रहा है, कॉइल बना रहा है, ठीक है। मतलब ये जो करंट ऐसे जा रही थी हमने भी रहता, अब जो कॉइल जो करंट बनाएगा ना उल्टा बनाएगा, ठीक है, ताकि इसको अपोज कर सके। अगर मैं ये वाली करंट को अगर दिखाया ना मैंने, अगर ये ऐसे जा रही है तो मैंने अगर यहाँ पे करंट दिखानी है तो मैं इसको ऐसा दिखा, ताकि ये रेड वाली लाइन को अपोज करे। ये जो करंट कॉइल के अंदर बनती है, जो कि ओरिजिनल करंट को अपोज करती है, उसको उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब इंडक्शन बताइए, विदाउट टचिंग जो बनता है। सेल्फ मतलब जिस कॉइल के अंदर भेजा उसी ने ही उसको अपोज किया। सेल्फ मतलब उसने खुद ने अपोज किया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो इसको मैं ना वर्ड्स में लिख देता हूँ। व्हेन करंट इज चेंज in a coil, then that coil produces current in itself. This current opposes the change in original current. This phenomena is called as self induction। जिसमें जिसने जिस कॉइल में भेजना उसी ने अपोज किया। मतलब अपोजिट द चेंज, मतलब अगर ये करंट बढ़ रही है तो इसको घटाएगी, रेड वाले को, और अगर ये घट रही है तो इसको बढ़ाएगी। जब मैंने अपोजिट द चेंज लिखा, इस पे दोनों चीजें आ जाती है कि अगर हमने एक्सटर्नल करंट को बढ़ाया तो ये अंदर वाला करंट उसको घटाएगा। अगर हमने अंदर वाले करंट को घटाया, घटा कैसे सकते हैं, जैसे मान लो कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, स्विच पूरा क्लोज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्विच पूरा बंद है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सेल्फ बैटरी ला के रखी है। हमने बैटरी को ऐसे कनेक्शन काट दिया, ठीक है। तो जैसे कनेक्शन काटते तो जो 10 एम्पीयर करंट थी, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, वैसे करंट डिक्रीज होती है। तो करंट को डिक्रीज करने का ये प्रैक्टिकल तरीका होता है, ठीक है। इसको नोट कर जाना, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जिस कॉइल में भेजा उसी कॉइल ने उसको अपोज किया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद एक टर्म हमको यहाँ पे देखना है, उस टर्म का नाम होगा सेल्फ इंडक्टेंस। टर्म का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि मान लो कि ऐसे यहाँ पे अगर एक, तो यहाँ पे ये देखा गया ना कि जो फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मतलब एक कॉइल के साथ अगर फ्लक्स है, मान लो फॉर वन कॉइल
फ्लक्स है अगर बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो फॉर n कॉइल्स टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी ए, इसको ना कैपिटल एन, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस पूरा जो कॉइल है ना, पूरा सिस्टम बोल सकते हैं एन कॉइल्स के साथ, वो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज्यादा हमने करंट भेजी इसके साथ उतना ज्यादा फ्लक्स भर जाएगा, ठीक है। फ्लक्स तुम सोचो ना पानी जैसे, ठीक है, जैसे करंट बढ़ा है उससे फ्लक्स बन गया, फ्लक्स फील्ड इनटू एरिया, फील्ड क्रिएट हो गया, वो पूरा फील्ड जो होगा ना इसके अंदर पूरा का पूरा कॉइल के अंदर भर जाएगा, ठीक है। पूरा जो फील्ड इस कॉइल के अंदर भर जाएगा, ठीक है, उस टोटल जो फील्ड भर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कैसे पानी में बाल्टी भर जाता है, तो भरे हुए पानी को मैंने एग्जांपल दिया था फ्लक्स के साथ, ठीक है। बहता हुआ पानी फील्ड हो गया, एरिया हो गया, पानी बकेट में भरा गया वो फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो इस पे पूरा भरा हुआ है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आई, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एल आई लिख दिया, ठीक है। दिस इज एल इज कॉल्ड एज, एल इज अ कांस्टेंट कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव टी बाय आई। देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना, हमको देखने से लगता है कि करंट बढ़ जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर हम करंट बढ़ा देते हैं तो इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा इन सच्चे वे कि सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, हमने पढ़ के रखा था, हमने अभी तक पता तीन चीजें पढ़ी है, ये थर्ड कैटेगरी में आता है उसके। एक पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टेज बढ़ाओ या करंट बढ़ाओ रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता था, वो डिपेंड करता था लेंथ, एरिया पे और मटेरियल पे। फिर हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस था क्यू बाय वी, क्यू बढ़ाते थे तो वोल्टेज भी बढ़ता था इन सच ए वे कि सी कांस्टेंट था। कैपेसिटेंस डिपेंड करता था फिर से फिजिकल फैक्टर पे जो कि एरिया था, डिस्टेंस था। इन द सेम वे जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, अगर हमने फ्लक्स को बढ़ा भी दिया ना करंट बढ़ा करके, तो भी यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस नहीं चेंज करने वाला है। अगर हमने करंट को बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, इन सच्चे वे कि एल रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पर भी जो एल होता है ना, वो उसके लेंथ पे, कितने टर्न है, ठीक है, कितना एरिया, उस पर डिपेंड करता है। उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। और याद रखना ये जो तीनों चीजें है ना, ये तीनों इंटरलिंक है। देखो कैसे हमने तीन चीज पढ़ ली अभी तक की। एक रेजिस्टर, वो एनर्जी स्टोर करता था, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था क्यू स्क्वायर बाय सी से, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ठीक है। रेजिस्टर में थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, क्या कहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी जो डेवलप करता था वो कैपेसिटर में था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर करता था, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ये स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैं कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। और रेजिस्टर तो एनर्जी लिबरेट कर देता है हीट के फॉर्म में, वो स्टोर नहीं कर पाता। अभी हमने देख लिया एल इक्वल टू फाइव टी बाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको हमने ऐसा लिख दिया, एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। देखो ये डेफिनेशन जो है ना, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लक्स को नाप नहीं सकते, कोई डिवाइस दी होगी जिससे हम फ्लक्स को नाप सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए हमने क्या किया, एल को ऐसा कांस्टेंट लिया, डी आई बाई डी टी को हमने क्या क्या कर दिया, डी फाइव टी बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, माइनस एन लगा दिया एक बार। अब ये क्या था, ये तो ईएमएफ था ना, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन खाली डायरेक्शन के लिए होता है, इसलिए हम उसको एक बात इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसा लिख दिया, एल को चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये हमसे हो गया, एल क्या हो जाएगा, देखो तो एल हो जाएगा ई बाय डी आई बाई डी टी। इतना सिंपल था, ठीक है। यहाँ से भी डिफाइन कर सकते थे ईएमएफ को, फ्लक्स पर यूनिट करंट, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारे लिए डिफाइन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे, देखो मान लो कि हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है। उस कॉइल में हमने क्या किया, उस कॉइल से हमने जैसे कि ये मान लो कॉइल है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लगा दिया सेल, ठीक है, और उस सेल से मैंने करंट को बढ़ाया,
ठीक है। करंट को बढ़ाया मैंने, क्या किया मैंने, 1 एम्पियर करंट बढ़ाया 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 एम्पियर करंट बढ़ाया 1 सेकेंड में, डी बाई डी टी क्या 1 हो जाएगा। तो जो उस सिचुएशन में, ठीक है, जो उसके क्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है, वही उसका क्या बन जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा। क्योंकि देखो ईएमएफ वोल्टेज ये हम नाप सकते हैं, हमारे पास वोल्टमीटर होता है उससे हम नाप सकते हैं। इसको कैसे नापेंगे, फ्लक्स को डिवाइड ही नहीं होती है। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने एक लगा दिया, क्या कहते हैं, एमीटर लगा दिया। हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है। बैटरी जो मैक्सिमम करंट देती है 1 एम्पियर, वो 0 से 1 पहुंची, ठीक है। जैसे 0 से 1 पहुंचेगी, ठीक है, जैसे 0 से 1 पहुंचेगी वहां पे करंट, तो हमने क्या किया, ठीक है, जैसे वहां पे 0 से 1 एम्पियर, जैसे 0 से 1 एम्पियर पहुंच गई, टाइम लगा 1 सेकेंड। तो जो भी उस रॉड के क्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है, उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is defined as EMF produced across its end when rate of change of current in coil is unity, ठीक है। एक जब ये 1 हो जाएगा ना, जो भी उसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा उसको मैं क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसको नोट कर। उसके बाद इसका सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इज हेनरी, ठीक है। उसके बाद और हेनरी को तुम आसानी से डिफाइन भी कर सकते हो। मान लो कि अगर हमारे पास हमने देखा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब करंट का रेट ऑफ चेंज होता है 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। हमने मान लो किसी कॉइल में करंट कितना से चेंज किया, 1 एम्पियर पर सेकेंड में हमने चेंज किया। तो हमने क्या देखा कि स्पेशल कॉइल में एक वोल्टेज डेवलप होता है, हर कॉइल में नहीं होगा, ठीक है। जिस कॉइल में डेवलप हो जाता है 1 वोल्ट, ठीक है, उसके एंड के क्रॉस में हम बोलेंगे कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, 1 हेनरी होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is 1 Henry if unit rate of change in current reduces EMF of या voltage PD कुछ भी लिखो, EMF of 1 volt across its end। तुमको अगर डेफिनेशन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको तुम वर्ड से बना करके लिख सकते हो। जैसे मैंने तो क्या अपने मन से बना के लिखा, ठीक है। तो लेकिन बस सही होना चाहिए कि 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर हमने करंट चेंज किया तो 1 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अगर हो जाता है तो हम बोलेंगे उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो आंसर है 1 हेनरी होगा, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला बोला जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, वोल्ट मतलब वर्क बाय चार्ज होता है, तो ये करंट आई हो जाएगा, ये बाय सेकेंड तो टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वर्क का हो जाएगा MLT-2,
स्क्वायर टी माइनस इनटू टाइम का हो जाएगा टी, करेंट का हो जाएगा आई टी, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा टी। ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई कर लो तो एम एल स्क्वायर टी टी कट जाएगा, एम एल स्क्वायर आई माइनस टू, ठीक है, टी माइनस टू। इसके बाद देखो आगे इरेज कर देता हूँ। तो काम करो ना, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो।